नमस्कार दोस्तों हम पढ़ते आए थे भारत की न्यायपालिका के बारे में। भारत की न्यायपालिका की यह श्रृंखला में तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने क्या जाना था? इससे पहले हमने जाना था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, जिसमें हमने कोलिजियम व्यवस्था की बात की थी। हमने क्या जाना था, इसके मैं छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको। देखना, यदि किसी भी व्यक्ति को भारत का न्यायाधीश बनाना है तो इसकी सिफारिश कौन करता है वर्तमान में भी कोलिजियम। कौन करता है? कोलिजियम। मैं लिख देता हूँ, कौन करता है? कोलिजियम। कोलिजियम में मैंने बताया था कि कोलिजियम क्या था। कोलिजियम एक समिति थी जिसमें एक अध्यक्ष होता था। क्या होता था? एक अध्यक्ष होता था और चार क्या होते थे? सदस्य होते थे। चार सदस्य होते थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कोलिजियम एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें केवल न्यायालय के न्यायाधीश ही शामिल होते थे। कौन होते थे? न्यायालय के न्यायाधीश। जो अध्यक्ष था वह होता था मुख्य न्यायाधीश। कौन होता था? मुख्य न्यायाधीश। किसका? न्यायाधीश। किसका होता था? सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और जो चार सदस्य होते थे ये भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ये भी कौन होते थे? चार सदस्य भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, हमने नियुक्ति में समझा था। लेकिन बात क्या हुई? बात हुई 1993 में। 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया था। 1993 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या फैसला दिया गया था? 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि भारत के जितने भी न्यायाधीश में होंगे वह होंगे कोलिजियम व्यवस्था के तहत। क्या होंगे? भारत के जितने भी न्यायाधीश होंगे वह होंगे कोलिजियम व्यवस्था के तहत, जिनकी सिफारिश राष्ट्रपति को की जाएगी। जिनकी सिफारिश किसको की जाएगी? राष्ट्रपति को। चलिए, यह बात थी कोलिजियम व्यवस्था में। इसको टक्कर देने के लिए क्या हुआ? सन 2013 में एक प्रस्ताव लाया गया। सन 2013 में क्या लाया गया? एक प्रस्ताव। वह प्रस्ताव यूपीए की सरकार के अंतर्गत लाया गया था। वह जानते हैं कि यूपीए की सरकार जैसे ही भंग हुई, यानी कि लोकसभा भंग हुई, तो प्रस्ताव भी भंग हो गया था। फिर उसके बाद सन 2014 को, यानी कि एनडीए की सरकार में फिर प्रस्ताव लाया गया। एनडीए की प्रस्ताव कौन सा था? अब की बर्ताव है 121वां संविधान संशोधन विधेयक। 121वां संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक था। ये पास हो गया दोनों सदनों से। ये विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया और राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। और 1 जनवरी 2015 से लागू भी हो गया। चलिए, 1 जनवरी 2015 से जैसे ही लागू हुआ, इसमें क्या सुविधा करी गई थी? इसमें सुविधा करी गई थी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग की। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। कौन संविधान संशोधन में? 121वें संविधान संशोधन विधेयक जब पास हो गए थे, कहलाया था 99वां, यानी कि 99वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है, मार्च 2015 में ही एक 3 सदस्य मीटिंग बिठाई गई। कितनी? एक 3 सदस्य मीटिंग बिठाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जगदीप सिंह खेहरे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उनकी कमेटी द्वारा जो बात बताई गई, उन्होंने कहा कि जो ये वर्तमान का जो आयोग है यह असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कानून मंत्री एक कार्यकारी जो हमारी सभा थी उसका अंग था, यानी कि कानून मंत्री हमारी कार्यपालिका भी हिस्सा था। तो इस वजह से उन्होंने देखा जो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है कहीं ना कहीं इसका हनन हो रहा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने इसको रद्द करने की मांग की। तभी सुप्रीम कोर्ट ने सन 2015 में ही फैसला सुना दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कोलिजियम व्यवस्था ही लागू होगी। जो नया आयोग है इसको रद्द कर दिया गया। रद्द भी कैसे हुआ? उन्होंने 99वां संविधान जो संशोधन था इसी को ही रद्द कर दिया। मैंने अभी तक जो आपको बताया इसकी नियुक्ति के बारे में बताया। चलिए, आज हम पढ़ेंगे इनका कार्यकाल, इनकी शपथ। हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। क्या क्या जानेंगे?
इसका कार्यकाल और इनकी शपथ के बारे में। ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया। यदि पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो इस पर लगभग 30 मिनट का ही लेक्चर है इन पर, आप जाकर देख लेना। चलिए अब देखते हैं, पहले इनको शपथ दिला देते हैं। इनको क्या दिलाते हैं? शपथ। चलिए एक बार मिटा दूं। दोस्तों आप यदि इस चैनल पर नए हो तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आपको 100% अच्छी लगेगी, इसी के साथ आप इसको लाइक एंड शेयर करना। चलिए देखते हैं। यदि मैं आप बात करूं शपथ की, तो न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। इनकी ये आपसे क्वेश्चन पूछ लो, जो इनकी शपथ का जो प्रारूप है कहाँ है? शपथ का प्रारूप कहाँ है? यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। जो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है न्यायाधीशों को, इनका शपथ का प्रारूप कहाँ है? चलिए अब देखते हैं इनकी पदावधि। क्या देखते हैं? इनकी पदावधि देखते हैं। पदावधि पदावधि के बारे में जानते हैं, ध्यान सुनना। हमारे संविधान में न्यायाधीशों की पदावधि की अर्थात कार्यकाल के लिए कोई भी नियम नहीं तय है, लेकिन एक बात ये लिखी हुई है कि वह अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही अपनी पद पर रह सकता है। तो क्या लिखा है? कि वह अधिकतम 65 वर्ष तक ही 65 वर्ष तक ही 65 वर्ष तक की आयु तक ही अपने पद पर रह सकता है। कौन? न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। चलिए कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का बन गया, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन गया, उसकी उम्र लगभग 60 साल थी, तो वह कितने वर्ष तक अब न्यायाधीश के पद पर रहेगा? 5 वर्ष तक। अब ध्यान सुनना, यदि वह न्यायाधीश अपने पद को छोड़ना चाहिए तब क्या उसके लिए सुविधा प्राप्त है कि छोड़ सकता है? बिल्कुल, वह जब चाहे अपने पद को छोड़ सकता है। वह जब चाहे अपने पद को छोड़ सकता है राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देकर, यानी कि वह समय पूर्व यानी कि समय से पहले राष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक है ना। वह राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देगा, यानी कि यदि वह चाहे तो अपने कार्यकाल के दौरान भी अपना पद मुक्त हो सकता है यदि त्यागपत्र दे। ये सुविधा तो थी उसकी अपनी निजी इच्छा पे। अब देखना, कभी कभी जो न्यायाधीश है वे सरकार के विरुद्ध कार्य शुरू कर देते हैं। सरकार के विरुद्ध कार्य से मतलब सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित करवाकर उनको निरस्त कर देते हैं, अथवा संविधान संशोधन को निरस्त कर देते हैं, जिस कारण संसद में एक व्यवस्था की गई जिसके तहत न्यायाधीशों को जबरदस्ती भी हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को जबरदस्ती भी हटाया जा सकता है, लेकिन यह हटाने की प्रक्रिया ऐसे नहीं कि जैसे नीम के पेड़ से पत्ते तोड़ देना, नहीं, यह प्रक्रिया जटिल है। इसमें सरकार को अपने सदस्य का बहुमत भी चाहिए होगा, दोनों सदनों का। ध्यान सुनना, यदि किसी व्यक्ति से तात्पर्य मेरा न्यायाधीश से है, यदि किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो उसके पद से हटाने से पहले एक प्रस्ताव बनाया जाएगा। वह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में देने से पहले उसकी सूचना लगभग 14 दिन पहले किसको देनी होगी? जिसको हटाना है, यानी कि जिस न्यायाधीश को हटाना है, यानी कि उसको देनी होगी, ठीक है। जैसे ही 14 दिन पहले उसको सूचना दे देंगे तब वह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश कर देंगे। जैसे पेश हुआ, आओ संसद का जो अध्यक्ष होगा अथवा सभापति होगा वही देखेगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना है अथवा नहीं। ये काम किया है, ये काम है न्यायाधीशों को हटाने का, ज़्यादातर जबरदस्ती, ठीक है ना।
जबरदस्ती में तो आप समझिएगा कैसे ज़बरदस्ती, जब काम नहीं करेगा सरकार के अनुसार तो क्या होगा, हटाने की प्रक्रिया लगाई जाएगी। देखते हैं ये सुविधा कौन से में कही गई है, ये सुविधा की है अनुच्छेद 124(4) में, ठीक है ना, आर्टिकल 124(4), ध्यान सुनना। मैं लिख देता हूँ प्रस्ताव। यह प्रस्ताव कहाँ जाएगा, यह प्रस्ताव जाएगा हमारा संसद में। कहाँ, संसद में। संसद से तात्पर्य है मेरा लोकसभा में भी अथवा या राज्यसभा में। लोकसभा में भी जा सकता है अथवा राज्यसभा में भी जा सकता है, बिल्कुल राइट। मैं फिर बता रहा हूँ, एक प्रस्ताव तय होगा, वह प्रस्ताव संसद में पेश किया जाएगा। संसद से तात्पर्य लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी, किसी भी सदन में जा सकता है, कहने का तात्पर्य है, ठीक है। प्रस्ताव जाने से पहले इसकी एक नोटिस देनी होगी। कितने दिन, 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व एक नोटिस देनी होगी, एक नोटिस देनी होगी किसको, न्यायाधीश को। किसको, न्यायाधीश को, जिसको हटाना है उसको एक नोटिस देनी होगी। अब समझना इस प्रक्रिया को। जैसे ही 14 दिन पूर्व इसको नोटिस दे दी, अब यह प्रस्ताव संसद में पेश कर दिया। संसद में पेश करने से पहले अब प्रस्ताव ऐसे तो नहीं है कि किसी भी व्यक्ति या कोई भी एक आदमी जाके इस न्यायाधीश को हटा दे, नहीं, प्रस्ताव की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं, ध्यान सुना। किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है यदि लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य अथवा राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं। यानी कि कहने का मतलब, यदि वह लोकसभा में लाएगा तो उसके लिए 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिएगा। कितना, 100 सदस्यों का हस्ताक्षर, ठीक है। और यदि राज्यसभा में लाते हैं तो राज्यसभा में कितना, 50 सदस्यों का हस्ताक्षर, बिल्कुल। यदि किसी प्रस्ताव को लाना है लोकसभा अथवा राज्यसभा में तो क्या होगा, उसमें कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी वह अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। अब यह प्रस्ताव पहुंचता है सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति। देखना, लोकसभा में तो होता है अध्यक्ष और राज्यसभा में क्या होता है, सभापति। राज्यसभा में होता है सभापति। अब लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, वही इस चीज़ का निर्धारण करेंगे कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करें अथवा नहीं। यह उनकी अपनी मर्जी पर है, यानी कि वे अपने इच्छानुसार इसको स्वीकार भी कर सकते हैं, इसको अस्वीकार भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात थी किस पर, अब तक प्रस्ताव की। चलिए अब मेरी बात अगले सुनना। प्रस्ताव भी पेश कर दिया, अब प्रस्ताव पारित होने की बात है। तो प्रस्ताव कब पारित होगा, प्रस्ताव पारित होगा, अब देखते हैं हम प्रस्ताव का पारित होना। न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था उसको पारित करने के लिए जो जिस भी सदन में लाया गया तो उसमें एक विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विशेष बहुमत की प्रक्रिया, विशेष बहुमत की प्रक्रिया से मतलब, मैं लिख देता हूँ प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से मतलब ये है मेरा, विशेष बहुमत की प्रक्रिया से तात्पर्य मेरा ये है कि उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। यदि किसी भी सदन में प्रस्ताव को पारित करना है तो कम से कम क्या होगा, उस सदन में जितने उपस्थित है और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। यदि इससे कम पाया जाता है, यानी कि इससे कम हो गया, तो क्या होगा, उसको अपने पद से, मतलब उसको जो अपना ये है प्रस्ताव पारित नहीं कर पाएंगे। समझ गए बात तुम। चलिए प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया में हम जाना। अब जैसे ही यह प्रस्ताव दोनों सदनों से पास हो जाता है, जैसे ही यह प्रस्ताव दोनों सदनों से पास हो जाता है तो इस पर अंतिम रूप से
कौन हस्ताक्षर करता है? इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करता है राष्ट्रपति। जैसे ही राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगी, क्या करेगी? हस्ताक्षर करने वाले दिन ही उस न्यायाधीश को उस पद से हटा माना जाएगा, यानी कि वह न्यायाधीश अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है आखिर किन कारणों से न्यायाधीश को हटाया जा रहा है, ये भी तो बात है। देखना, वैसे तो कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार तो कुछ भी बता सकती है, लेकिन हम तो संविधान के अनुसार पढ़ रहे हैं। संविधान में इसके बारे में 2 बात बताई गई है। यदि मैं हटाने की बात करूँ तो हटाने में भी संविधान ने 2 बात की है कि हटाया क्यों जाए। देखना, किस कारण? पहली बात कही है उसकी एक क्षमता के अनुसार। एक क्षमता यानी कि वह अब काबिल नहीं रहा, यानी कि अब वह न्यायाधीश मतलब न्यायालय में कार्य करने के लिए अब उसकी जो क्षमता है पूर्णतः नहीं है। चलिए, पहली तो है एक क्षमता के अनुसार। दूसरी है इसमें हमारा कदाचार। क्या है दूसरा है हमारा कदाचार। ठीक है, कदाचार से तात्पर्य संविधान का उल्लंघन ही है। ठीक है ना, कदाचार से तात्पर्य संविधान का उल्लंघन ही है। इसी के आधार पर, क्या ये 2 आधार है, पहला क्षमता, दूसरा कदाचार। इसी के आधार पर हम किसी भी प्रस्ताव को कहाँ ला सकते हैं? सदन में, संसद के किसी भी सदन में। चलिए, ये बात तो हमने थोड़ी सी इसके बारे में जान ली। क्या? इनको हटाने की प्रक्रिया में मेरा मानना है कि अब तक तो तुम्हारे ही समझ में आया। चलिए, हमने क्या क्या कंप्लीट किया? हमने कंप्लीट किया इसमें इनको शपथ दिलाई, फिर अब इनको पदावधि देखी, और अब इनको हटाने की प्रक्रिया देख ले। ठीक है ना। चलिए, मैं इसी लेक्चर में आपको एक और बात बता दूं। इसी लेक्चर में यदि मैं बात करूं इनके वेतन भत्तों की, क्या बात करूं मैं? इनके वेतन भत्तों की। तो ध्यान सुनना, इनको वेतन भत्ते कैसे प्राप्त होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको कितनी सैलरी मिलती है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2018 में इनकी सैलरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1 लाख बढ़ा दी गई इनकी सैलरी। 1 लाख बढ़ाकर इनकी सैलरी कर दी गई 2,90,000। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश यदि मैं वेतन भत्ते की बात करूँ, वेतन भत्ते, ठीक है ना, यदि मैं बात करूँ तो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होगा प्रति माह कितना होगा? वेतन 1 लाख रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2,90,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, चलिए ये तो हमने कर दिया। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात है न्यायाधीशों का वेतन। जो अलग न्यायाधीश है, अलग न्यायाधीश से तात्पर्य मेरा है मुख्य न्यायाधीश से अलग जो 33 न्यायाधीश है, उनका वेतन कितना होगा? उनका वेतन है 2,80,000 रुपये प्रति माह। 2,80,000 रुपये प्रति माह। ठीक है ना, कुछ यहाँ डिस्टर्ब कर रहे, कोई दिक्कत ना, आप पढ़ते रहना। चलिए अब देखते हैं जो इनका वेतन है, इनका वेतन होगा भारत की संचित निधि पर भारित। यानी कि इनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से इनका जो वेतन दिया जाएगा भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से तात्पर्य ऐसे ही है कि भारत सरकार का एक अकाउंट है जिसमें ही सब कुछ जमा होता है और सबकी सैलरी यहीं से दी जाती है। जितना भी सरकारी खर्चा है इस संचित निधि से ही दिया जाता है। ठीक है ना। एक बात बताऊं, भारत की संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आप ही बताना लीजिए, आपके लिए छोड़ दिया। कुछ तो तुम भी करके खा लो, बार बार नहीं बताऊंगा। चलिए, भारत की संचित निधि पर क्या इनका वेतन भत्ते के बारे में बात की। यदि हम बात करें इनके वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर सकते हैं, घटा तो है ही नहीं, लेकिन यदि कोई भी परिवर्तन करता है तो कौन करता है? संसद। यानी कि इनके वेतन भत्तों को प्रभावित कौन कर सकती है? संसद। बिल्कुल। चलिए, तो आज हमने राष्ट्रपति कह रहा हूँ मैं, न्यायालय के न्यायाधीश जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पढ़ रहे थे, इसमें क्या क्या जाना? हमने इनके शपथ के बारे में जाना, इनकी पदावधियों के बारे में जाना, इनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने जान लिया इनके मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्तों के बारे में। ठीक है, मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।